MTP2FM की इसमें भी आपके कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं और अगेन कुछ यूनिकली फ्रेम्ड क्वेश्चंस है विथ सम रॉन्ग सॉल्यूशंस बाय आईसीआई। पर आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि इनका ये सही होगा, है ना, हमने ही गलत पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको ये एक दिन पहले भी बोला था कि ना स्टडी मैट अलग टीम बनाती है और जो आपके क्वेश्चन पेपर्स है वो अलग टीम बनाती है, आरटीपी अलग टीम बनाती है, एमटीपी अलग टीम बनाती है। तो ये टीम डिफरेंस की वजह से सॉल्यूशंस में फ़र्क आ जाता है। तो हम लोग को जो स्टडी मैट बोलता है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जहाँ भी गलतियाँ हैं वो मैं बता दूंगा। मॉक टेस्ट पेपर 2 में अगेन स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का ही है। एमसीक्यू केस सिनेरियो 10 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग का। अगेन ये पैराग्राफ स्किप कर रहे हैं, ये इसमें शॉर्ट में ही बोलना चाह रहे हैं कि एक डायग्नोसिस वाला है और डायग्नोसिस सेंटर है, तो वो 2 मशीन लाने की सोच रहा है। तो 2 ब्रांड उसको मिल रहे हैं, है ना, अल्ट्रा साउंड स्कैनर करने के लिए, सोनोग्राफी करने के लिए। तो ब्रांड सोनेक्स और ब्रांड इकोमेड। कॉस्ट ऑफ मशीन 7,20,000, 5,40,000। लाइफ ऑफ मशीन 15 साल 10 साल, लाइफ ज़्यादा दे दी इस बार। ईयर 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 की मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे दी और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दे दिया। अब जो पहला मिस्टेक इन्होंने किया वो ये कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जब दिया हुआ होता है ना, तो स्टूडेंट्स ये एसएलएम से नहीं होता है, ये डब्ल्यूडीवी से होता है। फिर पर क्या है कि जो ऑप्शंस दिए ना उनसे मैच करने के लिए यहाँ पर एसएलएम मानना ही पड़ेगा, वरना आपका आंसर मैच नहीं करेगा। चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो ये आपके साथ भी एग्जाम में हो सकता है कि, है ना, कोई चीज़ मानने से आंसर आ ही नहीं रहे, तो एक बार उसका ऑल्टरनेट वाला भी ट्राई कर लिया करो। तो एसएलएम जो है यहाँ पर लगाना है, तभी आंसर आएगा। 4%, 6% इज नॉट डब्ल्यूडीवी, इट इज एसएलएम। फिर बोल रहा है द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज विल ड्रॉप बाय 1/3। रेसिडुअल वैल्यू को आप डब्ल्यूडीवी भी समझ सकते हो और आप सैल्वेज वैल्यू भी समझ सकते हो, दोनों एंगल से एक ही मतलब निकलेगा। तो द रेसिडुअल वैल्यू विल ड्रॉप बाय 1/3 ऑफ द परचेज प्राइस इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल ही स्टूडेंट्स 33% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 1/3 वैल्यू तो आपकी पहले साल में ही गिर जाएगी। एंड देयर आफ्टर इट शैल बी डेप्रिशिएटेड एनुअली एट द स्पेसिफाइड रेट। स्पेसिफाइड रेट मतलब वो 4% और 6% जो दे रखा है उसी से आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। पर एसएलएम है ना, ये ध्यान रखना, डब्ल्यूडीवी से नहीं मैच होएगा वो। ऑल्टरनेटिवली इकोमेड मॉडल कैन बी टेकन ऑन रेंट। अच्छा, हम लोग रेंट पे भी ले सकते हैं, जो मैं आपको बोलता ही था कि मशीन खरीदना जरूरी थोड़ी होता है ना, वो किराए पे भी मिलता है। तो इस बार इन्होंने ऑप्शन ही बना दिया उसका, किराए पे ले लो। विच विल बी रिटर्न टू द वेंडर आफ्टर यूज अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम किराए पे लेंगे और फिर उसको वापस कर देंगे यूज करके। रेंट शैल बी पेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। स्टूडेंट्स, बिगनिंग है ना, टाइम वैल्यू मनी, एंड के अलावा बिगनिंग भी आ सकता है। तो बोल रहा है T0 से ही चालू हो जाएगा रेंट, एंड फॉर द फर्स्ट ईयर इट विल बी 1,18,000। तो 1,18,000 तो T0 पे देना है। और फिर एनुअल रेंट फॉर द सब्सीक्वेंट 4 ईयर्स। तो बिगनिंग के सेंस में बोलूँ तो T1 से T4 तक आपको 1,18,500 रुपए का रेंट देना है। मतलब वैसे होएगा सेकेंड ईयर बिगनिंग, थर्ड ईयर बिगनिंग, फोर्थ ईयर बिगनिंग, फिफ्थ ईयर बिगनिंग, पर हम लोग उसको फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड समझते हैं। और फिर उसके बाद T5 से लेके 5 ईयर्स तक, मतलब T9 तक आपका रेंट जाएगा 1,26,750 रुपए। बिगनिंग को मैंने एंड बना दिया, ऐसे ही पढ़ाया हुआ है मेरा कि बिगनिंग को एंड मान के सॉल्व करते हैं, है ना। तो सेकेंड ईयर का बिगनिंग बोलता है तो उसको फर्स्ट ईयर का एंड मान लेते हैं। द रेंटल अग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड अर्ली। हम रेंटल अग्रीमेंट को बीच में भी कैंसिल कर सकते हैं बाय पेइंग अ पेनल्टी ऑफ 1,10,000। 1,10,000 की पेनल्टी दो और रेंट अग्रीमेंट टूट जाएगा। जैसे आपने बिगनिंग में रेंट पे ले लिया, फिर साल के एंड में लगा कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना रेंट पे, तो आप 1,10,000 की पेनल्टी दो, आप फ्री हो जाओगे।
दिस पेनल्टी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 11,000 ईच ईयर फॉर द पीरियड ऑफ रेंटल अग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेंटल अग्रीमेंट की पेनल्टी कम भी होती जाएगी जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे। आपने रेंटल अग्रीमेंट जो कर रखा है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि 10 साल का अग्रीमेंट हो रखा है, तो बोल रहा है जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे पेनल्टी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मैं 5 साल यूज करूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा, तो 5 साल यूज करोगे तो 11,000 इंटू 5 यानी 5 साल यूज कर लिया है तो 55,000 से पेनल्टी कम हो जाएगी। तो पेनल्टी अगर 1,10,000 की है उसमें 55,000 कम हो जाएगा तो आपकी पेनल्टी 55,000 ही रह जाएगी। उससे आपको एमसीक्यू के आंसर देने थे। तो पहला पॉइंट बोला रेसिडुअल वैल्यू निकालो। रेसिडुअल वैल्यू मतलब मैंने बोला डब्ल्यू भी समझ सकते हो, सैल्वेज वैल्यू भी समझ सकते हो। यहाँ पर अलग से कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई है, तो डब्ल्यू बोलो या सैल्वेज वैल्यू बोलो, एक ही बात है। तो सोनेक्स और इकोमेड का आपको डब्ल्यू निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, सोनेक्स था कितने का? सोनेक्स है 7.2 लाख का, और 7.2 लाख में उन्होंने बोला कि पहले साल तो आपका पूरा 1/3 कम हो जाएगा। तो 1/3 कम हो जाएगा तो 4.8 लाख कम हो जाएगा। सॉरी, 1/3 तो 2.4 ही हुआ, तो 1/3 2.4 हुआ, तो आपके पास 4.8 लाख की वैल्यू बचेगी पहले साल में। और लाइफ टोटल 15 साल है, तो बाकी के 14 साल हम लोग 4% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाकी के 14 साल 4% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 4% किसका? एसएलएम बोल रहे हो, तो ओरिजिनल कॉस्ट का होगा। तो 7,20,000 का 4% यानी 0.288 लाख का हम लोग डेप्रिसिएशन हर साल लगाएंगे एसएलएम। तो करना इसको सॉल्व, 14 इंटू 0.288 और -4.8, तो कितना बचेगा? 0.768 लैक्स, और इस वजह से आंसर डी हो जाएगा। और मुझे अब इकोमेट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन है सोनेक्स 76,800, इसी में ही आ रहा है। बाकी फिर भी पूछोगे इकोमेड का, तो इकोमेड में 5.4 लाख की कॉस्ट है, 1/3 तो आपको पहले साल ही माइनस करना है। तो 1/3 माइनस कर दिया 1.8, तो बचा कितना? 3.6, और फिर इसकी लाइफ 10 साल है, तो मतलब 9 साल और लगेगा 6% से। 5.4 का 6%, तो 0.324 लैक्स का डेप्रिसिएशन 9 साल तक लगेगा। तो 9 करना सॉल्व, 9 इंटू 0.324 माइनस 3.6, तो 0.684 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 684। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, कि डेप्रिसिएशन कैसे समझ में आया एसएलएम में, पर क्या और कोई ऑप्शन से आंसर आ नहीं रहा। डब्ल्यूडीवी से कोई आंसर मैच ही नहीं करेगा आपका, एसएलएम मानना ही पड़ेगा। तो क्या बोला उन्होंने? पहले साल तो 1/3 लगा देना और बाकी फिर एसएलएम लगा देना। इसमें भी पहले साल 1/3 लगा देना, बाकी फिर एसएलएम लगा देना। अच्छा, फिर बोल रहे हैं इफ सोनेक्स इज यूज फॉर 15 ईयर्स, अगर 15 साल के लिए यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट? वही लास्ट में डिवाइड बाय सीपीवीएफ करेंगे तो अपनी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम सोनेक्स को यूज करते हैं, तो सोनेक्स को यूज करते हैं तो क्वेश्चन ने हमको मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है। तो पहले 5 साल की अलग दे रखी है, 6 से 10 की अलग दे रखी है, 11 से 15 की अलग दे रखी है। इस बार कोई इनफ्लो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आउटफ्लो है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 24,000 है, 1000 में कर लेता हूँ, 24,000, 34,000, 45,000। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से, 12% से करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ, पहले 5 साल का कितना आ रहा है? 3.605, और फिर अगले 5 साल का निकालिए 2.045, और अगले 5 साल का करोगे तो 1.161। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें और देखी स्टूडेंट्स की, जैसे मॉक टेस्ट पेपर में इन्होंने पीवी फैक्टर्स नहीं दिए, पीवी फैक्टर दिए नहीं है।
वैसे तो देना ही चाहिए, जो ट्रेंड बोल रहा है एग्जाम का वो यही है कि देना चाहिए, पर बाय चांस नहीं दे तो सिखा तो रखा है ना, मैंने तो आपको प्रिपेयर कर रखा है, तो इस वजह से हम लोग तो सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये टेंशन नहीं है कि नहीं दे रखा। तो 24 इंटू 3.605, तो 86.52 आ रहा है, और 34 इंटू 2.045, तो 69.53 आ रहा है, और 45 इंटू 1.161, तो 52.25 आ रहा है। सर डायरेक्ट कैसे पीवी कर दी, टैक्स वगैरह भी तो लगेगा, डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, तो क्या है क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया ही नहीं, और आपको याद हो जब टैक्स रेट नहीं होता है तो हम डेप्रिसिएशन भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी डायरेक्ट पीवी आ गई स्टूडेंट्स, तो दैट इज 86.52 प्लस 69.53 प्लस 52.25, तो इन तीनों का टोटल 208, और अगर चाहो तो आगे दो वो 3 जीरो भी लगा सकते हो, 2 ही जीरो लगेगा, 2,08,300 आ गया, थाउजेंड में कर रहा था ना मैं, तो 208.3 या 2,08,300, और ऐड कर दोगे पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू, तो सैल्वेज वैल्यू वही रेसिडुअल वैल्यू को ही मानेंगे, कितना आया था अपना 76,800, अच्छा माइनस होएगा क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट है तो वो आउटफ्लो है, तो इसमें से माइनस होता है, तो 76,800 इंटू लास्ट ईयर का फैक्टर बताओ 15 साल का, 12% से 15 साल का निकालो, कितना आ रहा है 0.183, 0.183, तो 76,800 इंटू 0.183, तो 14054 माइनस हो जाएगा, तो 2,08,300 माइनस 14054, 194,246 आ जाएगा, 194,246, और इसमें इनिशियल वाला आउटफ्लो भी ऐड हो जाएगा, तो इनिशियल आउटफ्लो 7,20,000 है आपका, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, याद है ना ऐसा भी कराया हुआ है मैंने जिसमें इनफ्लो होता ही नहीं है, सिर्फ आउटफ्लो आउटफ्लो ही होता है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 7,20,000 प्लस 194,246, 914,246, और डिवाइड बाय लास्ट में सीपीवीएफ कर देना, तो सीपीवीएफ करोगे किस रेट से, वही 12% से, तो इन तीनों को ही ऐड कर दूँ, 3.605 प्लस 2.045 प्लस 1.161, 6.811 से डिवाइड कर दीजिए, तो 914,246 डिवाइड बाय 6.811, तो 134,231 आ जाएगा, तो वही यही पूछा था क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बताओ, तो 134,230 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही इकोमेड का निकल जाएगा, तो ये हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, इकोमेड ऐसे ही हो जाएगा ना, ये बी हो जाएगा। इसका सी फोर्थ पॉइंट अच्छा है, इफ इकोमेड इज टेकन ऑन रेंट फॉर 10 years, बिकॉज हमने कभी कोई ऑप्शन नहीं बनाया रेंट का, तो इस बार इन्होंने इंस्टीट्यूट ने दे दिया है कि हाँ रेंट पे ले लिया हमने, तो रेंट पे ले लिया तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या आएगी, रेंट पे लोगे तो सिर्फ रेंट ही तो जाएगा और क्या जाएगा, तो बोल रहा है अगर 10 साल के लिए रेंट पे ले ले तो हमारी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या आएगी, तो 10 साल के लिए जो रेंट पे लेंगे ना, तो बिगनिंग वाला रूल लगाना है, 0 ईयर पे जाएगा, फिर 1 से 4 जाएगा, और फिर 5 से 9 जाएगा, पहले साल बोल रहा था 1.18 जाएगा, 1,18,000, दूसरे साल 1,18,500 जाएगा, और फिर बोल रहा था 1,26,750 जाएगा, वही क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ले लेंगे 12% से, तो याद हो तो 0 ईयर का तो फैक्टर 1 होता है, और 4 ईयर्स का निकाले तो ये आता है आपका 3.0387, 3.037, और 9 ईयर्स का निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 5 to 9 का 2.291, मल्टीप्लाई कर देना, पीवी आ जाएगी, पीवी आ जाएगी, तो पीवी आ रही है इसकी
1.18 और 1.185 इंटू 3.037, तो 3.60 आ रहा है अप्रॉक्स, और 1.2675 इंटू 2.291, 2.90 आ रहा है। जल्दी से ऐड करो तीनों को। 7.68 आ रहा है क्या? और वही डिवाइड बाय सीपीवीएफ कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 3.037 और प्लस 2.291, 6.328 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7.68 डिवाइड बाय 6.328, तो आपका 1.21 आ रहा है। 1.21 आ रहा है स्टूडेंट्स, और ये ऑप्शन में दिखाई नहीं। ठीक है, तो वो गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जब सीपीवीएफ लिया ना, तो इन्होंने 1 to 10 का ले लिया, एंड मान लिया। बिगनिंग चल रहा था और सीपीवीएफ करते टाइम एंड ले लिया। तो अब एंड से करो 1 डिवाइड बाय 1.12, तो ये आता है 5.650। तो एंड मान के 1.35 आ रहा है, तब जाके बी आएगा। एंड मान लिया मतलब इक्विवेलेंट कॉस्ट जो निकाल रहे हैं वो एंड निकाल रहे हैं, और वैसे पीवी बिगनिंग से करनी है, तो ये लिखना चाहिए था इनको कि इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एट द एंड निकालो। पर ठीक है, आंसर तो उसी से मैच हो रहा है, बिगनिंग से तो मैच ही नहीं हो रहा। और फिफ्थ है, बोल रहा है विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन इफ द मशीन इज लाइकली टू बी यूज्ड फॉर 5 years। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर 5 साल ही मशीन को चलाएंगे, ये सारे ऑप्शंस जो है, तो उनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है? तो अब हमको 5 साल के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 5 years के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा पूरे सारे ऑप्शंस को। तो जैसे सबसे पहले आपका मॉडल जो था वो कौन सा था? इकोमेड। तो इकोमेड जो है, इसकी मुझे पहले वही WDV निकालनी पड़ेगी आफ्टर 5 years। तो 7,20,000 की मशीन थी, उसमें पहले साल 240 लगा, बचा 4.8 लाख, और फिर उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 0.288 का। तो 0.288 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, पर 4 साल का ही और लगेगा क्योंकि 5 साल ही चलाना है। तो आपकी वैल्यू बचेगी 3.648। यही WDV है, यही सैल्वेज वैल्यू है, यही WDV है, यही सैल्वेज वैल्यू है। और ऐसे ही दूसरा आपका है ब्रांड इकोमेड। तो ब्रांड इकोमेड जो है उसकी भी WDV निकाल लेंगे, तो WDV आ जाएगी इसकी। मशीन कितने की थी? 5.4, पहले साल 1/3 डेप्रिसिएशन लगा, 1.8 बचा 3.6, और 5.4 का 6% डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, तो 0.324 लगा रहे थे, और सिर्फ 4 साल ही लगेगा, 4 साल ही लगेगा क्योंकि टोटल 5 साल ही चलाना है। तो 0.324 इंटू 4 माइनस 3.6, तो 2.304 आ जाएगा। 2.304, इनका अलग क्यों आ रहा है? तो गड़बड़ कर रखा है सोल्यूशन में, इसमें भी 309,600 लिख दिया, जबकि 2.304 आ रहा है ना, वो गलती किया हुआ है। और फिर उसके बाद 5 साल के हिसाब से सॉल्व कर लो। तो 5 साल में 125 इकोमेड, 125 ब्रांड इकोमेड, और 125 रेंट, है ना, तीनों को ले लेना है। तो स्टूडेंट्स मेंटेनेंस कॉस्ट 125 में कितनी लग रही थी? 125 में कितनी लग रही थी? 24,000 रुपये लग रही थी, है ना, 24,000। और इसमें 125 में कितनी लग रही थी? 36,000। और इसमें रेंट वाले में अलग अलग है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, रेंट को अलग ही ऑप्शन बना लेते हैं।
तो 24,000 और 36,000 का वही क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर कर देंगे 12% से 5 साल का निकालिए 1/1.12 थोड़ा सा इजी हो जाता है ये क्वेश्चन अगर क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर दे देते नहीं देने की वजह से निकालना पड़ रहा है तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आप लोग को बाकी पीवी फैक्टर अगर दिए हुए होते तो ये जल्दी हो जाता 86520 और इसमें आ रहा है आपका 129780 और माइनस करेंगे वही पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू वो हमने निकाल लिया तो सैल्वेज वैल्यू 3.648 और लास्ट ईयर का फैक्टर कितना आता है 5 साल का 0.567 तो 3.648 इंटू 0.567 तो 2.07 आ रहा है मतलब 2,07,000 आ रहा है 2,07,000 और इधर करें तो 2.304 लैक्स इंटू 0.567 तो 2.304 इंटू 0.567 तो 130637 आ रहा है अगेन माइनस कर दीजिए और आउटफ्लो ऐड कर दीजिएगा 7,20,000 और 5,40,000 तो अगेन टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5 साल की तो 86,520 माइनस 2,07,000 प्लस 7,20,000 5,99,520 आ रहा है और 129,780 माइनस 130,637 प्लस 5,40,000 तो 539,143 आ रहा है आंसर से मैच नहीं करेगा उन्होंने WDV गलत ले लिया ठीक है तो ये आपका अभी इन दोनों में से तो कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है ब्रांड इकोमेट ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें आउटफ्लो कम आ रहा है पर उसको कंपेयर करना है हमको रेंट से कंपेयर करना है ना ब्रांड इकोमेट जो है एक सोनेक्स था और एक इकोमेट था तो हम लोग बोल रहे हैं इकोमेट अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रेंट की बात करें तो रेंट में वही ईयर 0 और फिर 1 to 4 ही आएगा क्योंकि 5 साल ही बोल रहे हैं तो आपका पहले साल रेंट 1.18 जाएगा फिर बाकी में 1.185 जाएगा और फिर 5th ईयर में पेनल्टी देनी पड़ेगी पेनल्टी क्यों देंगे क्योंकि आपने 5 साल में रेंट अग्रीमेंट तोड़ दिया तो 55,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी इसकी भी पीवी कर लोगे 12% से तो 1 आ जाएगा ये 2 पॉइंट कितना रहा था 1 to 4 में 3.037 आ जाएगा और 5th ईयर का 0.567 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.18 और 1.185 इंटू 3.037 3.60 आ रहा है और 0.55 इंटू 0.567 0.31 आ रहा है तो 1.18 प्लस 3.6 प्लस 0.31 5.09 आ रहा है तो रेंट वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इसमें आपका आउटफ्लो कम हो रहा है रेंट वाले में वैसे कुछ हार्ड नहीं है रेंट में तो सिर्फ रेंट ही देना होता है बस इसमें बिगनिंग लिख दिया था ये ध्यान रखना है बिगनिंग से पीवी होएगी तो इन्होंने तो आंसर दिया है कि इकोमेड अच्छा है पर वैसे एक्चुअली अपना रेंट वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है ना रेंट करना चाहिए हमको रेंट करना चाहिए डी आंसर है इसके अकॉर्डिंग अब तो आगे तो सिंपल वाले कैपिटल बजटिंग में ही थोड़ा सा आप लोग का मन भी कम होता है करने का बाकी हाँ एग्जाम में ये लोग क्वेश्चन हार्ड भी बना देते हैं ये वाला में अच्छा ठीक है क्वेश्चन इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन वापस शो कर दो हाँ ये इकोमेड है ये सोनेक्स है ठीक है यस सर
फिर स्टूडेंट छोटे छोटे रिलैक्सिंग एमसीक्यूज आए. एबीसी हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर. इक्विटी 60 लाख का है, डेट 40 लाख का है. तो यानी वही 1 करोड़ का अपना ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% है. बोला है ये के आर है ना. के आर और के ई ओल्ड बराबर होते हैं. और न्यू इक्विटी अगर इशू करोगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट लेने के बाद 15% आ रहा है, याद है ना. ओल्ड तो निकालते हैं D1 अपॉन P0 प्लस जी से, पर न्यू निकालते हैं हम लोग D1 अपॉन P0 माइनस एफ प्लस जी से. तो वो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, आपको निकालना नहीं है. अच्छा, केडी में इन्होंने 10% लिखा है तो बिफोर टैक्स समझा जाएगा. और टैक्स रेट 30% है तो केडी आफ्टर टैक्स आपका 7% हो जाएगा. द कंपनी प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल, वही हम और पैसा लाना चाहते हैं, बाय इशूइंग न्यू इक्विटी इंस्टेड ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. तो अब हम लोग जो नया पैसा लाएंगे वो इक्विटी से लाएंगे, पर कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड. मतलब अगर पहले आपका 3:2 का रेशो था तो अभी भी वो 3:2 ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है. आपका डेट इक्विटी रेशो सेम रहेगा. तो 3 इक्विटी था, डेट 2 था, यही रेशो मेंटेन करना है. ऐसा मैंने भी बोला हुआ है आप लोग को कि अगर ऑप्टिमम वर्ड लिखा हुआ आ जाता है क्वेश्चन में तो आपको रेशो सेम मेंटेन करना होता है. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हम लोग इसको मार्जिनली समझेंगे क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग इसको मार्जिनली समझेंगे. तो KO आ जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेट अपॉन वेट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट, या टेबल बना के भी कर सकते हो. तो KE जो है वो आपका कितना है 15 नया, रेशियो 3 रहेगा, और डेट आपका 7 हो गया, और रेशियो 2 रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 5. तो 45 प्लस 14 डिवाइड बाय 5, तो 11.8 हो जाएगा, और इसलिए आंसर ए हो जाएगा. ठीक है, मार्जिनली समझा जाएगा. इंपैक्ट पूछ रहा है ना कि क्या इंपैक्ट हो जाएगा. 7, सेल्स 50 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख है स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है 10 लाख, और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 5 लाख. सेल कितनी दी हुई थी 50 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना 30 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आपका 20 लाख आ गया. फिक्स कॉस्ट 10 लाख दिया हुआ है, तो आपका EBIT जो है वो कितना आ गया 10 लाख, और इंटरेस्ट माइनस कर दे 5 लाख, तो आपका EBT आ जाएगा 5 लाख का. तो वो पूछ रहे हैं इफ सेल इंक्रीज बाय 10%. क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कराए थे आप लोग को, अगर सेल बढ़ा दे 10% तो बताओ EPS कितना बढ़ेगा. तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाता था आपको, मैं बोलता था कि रेशियो को यूज करो. तो स्टूडेंट सेल्स और EPS का रिलेशन कौन सा फॉर्मूला बताता है कि अगर मैं सेल बढ़ाऊं तो EPS बढ़ेगा, DCL. तो DCL निकालना है आपको यहां पर, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT. डायरेक्ट करो तो, और अगर DOL निकालोगे फिर DFL निकालोगे फिर DCL निकालोगे, एक ही बात है. तो डायरेक्ट करें तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, तो ये आपका 4:1 आ जाएगा. तो 4:1 का मतलब है कि अगर सेल 10% बढ़ेगी तो EPS आपका 40% बढ़ जाएगा. तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा. 8th क्वेश्चन MCQ का है. EPS 10 रुपए है, ROE मतलब RE समझेंगे, KE कैपिटलाइजेशन रेट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है. Based on Gordon's model, what would be the likely effect on the market price per share? इफेक्ट पूछ रहे हैं, प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा. ऐसा मैंने भी अपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा. इफ द कंपनी इंक्रीजेज इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो टू 80%. स्टूडेंट पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो 60 था, अब डिविडेंड पे आउट रेशियो 80 है. पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो 60 था, मतलब आपका रिटेंशन रेशियो 40 था, और अब डिविडेंड पे आउट रेशियो 80 है, तो अब आपका रिटेंशन रेशियो 20 हो जाएगा.
तो वो सॉल्व नहीं करवाना चाह रहे, वो सिर्फ पूछना चाह रहे हैं प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ना आपका जी का फॉर्मूला होता था बी इंटू आर। तो स्टूडेंट जितना ज्यादा बी होगा ना, ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा होगी, और ग्रोथ रेट जितनी ज्यादा होगी शेयर की प्राइस भी तो उतनी ज्यादा होगी। मतलब हायर बी, अगर बी हायर है तो ग्रोथ रेट भी हाई होगा, और अगर ग्रोथ रेट हाई होगा ना तो प्राइस भी हायर होगी। पर उन्होंने क्या किया, रिटेंशन रेशियो कम कर दिया है। तो रिटेंशन रेशियो कम कर दिया है तो क्या मैं बोलूं, प्राइस भी तो गिरेगी, है ना। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्राइस विल डिक्रीज। बी हायर होता है तो जी हायर होगा, जी हायर होगा तो प्राइस हायर होगी। तो वो पूछ रहे हैं कि हमने तो बी कम कर दिया है, बताओ क्या होगा प्राइस पे इफेक्ट, कम होएगा। ये तो एमसीक्यू थे। डिस्क्रिप्टिव में अगेन ये आपका लिवरेज का क्वेश्चन आ गया था डिस्क्रिप्टिव में। लिवरेज ही है ना, नहीं डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है ये तो डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन है डिविडेंड डिसीजन का। वही डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करना चाह रहे हैं। ईपीएस 10 रुपए का है, डिविडेंड पर शेयर प्रपोज्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो मतलब जब गॉर्डन्स लगाएंगे तो इसको D1 ही माना जाएगा, गॉर्डन्स के लिए तो ये D1 ही है। नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है, तो आपकी अर्निंग आ जाएगी, जैसे 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर है और 10 लाख शेयर है, तो अगर ईएटी की जरूरत पड़ेगी तो 100 लाख है। आर 15 है, के ई 12 है, स्टूडेंट्स अगेन आर के ई से बड़ा है, तो अगर वॉल्टर लगेगा तो आर के ई से बड़ा है। मार्केट प्राइस पर शेयर, और वो भी करंट लिखा हुआ है, तो P0 है ये। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर रखी है MM मॉडल लगाते टाइम, कि इन्होंने इसको P1 मान लिया, जबकि ये P0 लिखा हुआ है, करंट प्राइस लिखी हुई है। और रिटेंशन रेशियो 40% है, टैक्स रेट 30% है, रिटेंशन रेशियो बी। तो आप लोग कभी भी घबराएंगे नहीं कि ऐसे गलत आ रहा है तो हमारे एग्जाम में भी गलत ही आएगा। बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में गलत आएगा, है ना। आप 99% मान के चलिए कि पेपर सही आता है, कोई 1% ही गलत हो जाता है। तो आप लोग ऐसे मत सोचिए कि यहाँ गलत है, सोल्यूशन गलत है, हमारे एग्जाम में भी गलत होएगा। वहां पे वो लोग मल्टीपल सजेस्टेड आंसर बना देते हैं अगर क्वेश्चन गलत होता है तो। टैक्स रेट 30% है, कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड 8% है, मतलब डेट की रेट 8% है। फर्दर द कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, वही आई दे दिया है, रिक्वायरिंग 30 लाख विद एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 14%। तो एक्सपेक्टेड है कि 14% कमाएंगे। डिविडेंड इज इंक्रीज टू 7 रुपीज पर शेयर, डिविडेंड 7 रुपए पर शेयर हमारा इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। पहले कितना था, 6 रुपए, अब सोच रहे हैं कि इसको 7 कर लें। तो जो प्राइस है ना वो एक्सपेक्टेड है कि 104 हो जाएगी, मतलब P1 दे दिया, P1 दे दिया स्टूडेंट्स 104। और अगर डिविडेंड 4 रुपए कर दिया ना तो शेयर प्राइस में फॉल टू 95, तो यानी P1 दे दिया। वो MM मॉडल याद है क्या, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि एक 7 रुपए देंगे और एक 4 रुपए देंगे। 7 रुपए देंगे तो प्राइस 104 हो जाएगी, और अगर 4 रुपए देंगे तो प्राइस 95 हो जाएगी। द CFO believes that MM should be followed, MM लगाना है इसमें, बट द बोर्ड इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स वॉल्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि वॉल्टर लगाओ, CFO बोल रहा है MM लगाओ, बोर्ड बोल रहे हैं वॉल्टर लगाओ। तो हमको क्या लगाना है, दोनों लगाना है, तीनों ही लगाना है एक्चुअली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल से निकालना है, एंड कमेंट वेदर द डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमम। तो आंसर तो नो ही है, क्योंकि आर अगर मोर देन के ही है तो 0% होना चाहिए, और ये तो डिविडेंड दे रहे हैं तो मतलब ये लोग ऑप्टिमम तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और P निकाल लेंगे D प्लस आर अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी अपॉन के ई। तो स्टूडेंट्स आपका D क्वेश्चन में गिवन है 6 रुपीज, R भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है R, 0.15 अपॉन 0.12 इंटू ई 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.12। करो सॉल्व।
कितना आ रहा है? 91.67। 91.67 आ रहा है। वैल्यू ऑफ शेयर वॉल्टर मॉडल से आ गया। फिर बोल रहा है गॉर्डन्स मॉडल लगाओ। तो गॉर्डन्स मॉडल बोलता है d1/ke-g। तो d1 जो है वो आपका कितना था, 6/ke। कितना है आप लोग का? के आपका था 12%, और माइनस जी। तो जी आपका है रिटेंशन रेशियो गिवन है आपका 40% बी, और आर दिया हुआ है 15%। तो जी आ जाएगा 15 × 40, तो दैट इज 6% आ जाएगा। तो 6% लिखते ही हमको ये समझ में आया कि जो प्राइस गिवन थी वो गॉर्डन से ही आ रही है। वो प्राइस गॉर्डन से दी हुई है, 100 रुपीज। 100 रुपीज इज द प्राइस। और फिर उसके बाद इसका आंसर 100 है। और फिर बोल रहा है हाउ बाय वे ऑफ एमएम डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। तो एमएम तो ये बोलता था कि डिविडेंड दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि चेक करिए कि अगर हम 6 की जगह 7 या 4 रुपए दे रहे हैं तो क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नो इम्पैक्ट। तो इस क्वेश्चन में तो पड़ेगा क्योंकि ऐसा फिगर दिया है। एमएम का फॉर्मूला होता था P0 इक्वल टू d1 + P1/1 + ke। फर्स्ट फॉर्मूला mm इक्वल्स बोलता है P0 इक्वल्स टू d1 + P1/1 + ke। तो स्टूडेंट्स आपका d1 एक बार बोल रहा है 7 रुपए ले लो, और प्राइस उस केस में 104 ले लो। P1 गिवन है अपॉन 1 + 0.12। तो कितना आ रहा है? 1 + 0.12 करने से 111 डिवाइडेड बाय 1.12, 99.11 आ रहा है। और अगर हम लोग दूसरा केस ले 4 रुपए दे तो 4 + 95 डिवाइडेड बाय 1.12, तो ये 88.39 ही आ रहा है। तो मतलब प्राइस पे फर्क पड़ रहा है ना। तो वही पूछा था इम्पैक्ट आएगा क्या, तो इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया एमएम में क्या करना है। अच्छा, बी में बी पार्ट स्टूडेंट्स रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 मेरे बुक से कर लेना, इसमें से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 17 अगर करा हुआ है तो ये आप स्किप कर दो। फिर उसके बाद सी पॉइंट है। सी पॉइंट भी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन 51 कर रखा है ना, अगर क्वेश्चन 51 रिवाइज कर रखा है तो ये सेम ही है, इसमें आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यहां से सेकंड क्वेश्चन जो है वो अगेन लिवरेज का एक नया क्वेश्चन बनाया इन्होंने। एबीसी इंजीनियरिंग, ये लिवरेज का क्वेश्चन है। एबीसी इंजीनियरिंग, अ मिड साइज कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, is evaluating a risk return profile of its operation. Company currently operates at 75% and the following information relates to current operation. 75% पे आपको ये डेटा दिया हुआ है। सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, तो ईबीआईटी आ ही जाएगा। इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे ईएटी आ जाएगा। द कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 करोड़ है, और एक शेयर 10 रुपए का है, यानी 20 लाख शेयर है। और फिर बोल रहा है द करंट डेट इक्विटी रेशियो इज 0.75:1। तो स्टूडेंट पीछे इक्विटी दे रखा है 2 करोड़ का है, मतलब 200 लाख। इक्विटी कितने का है? 200 लाख। और रिजर्व नहीं है इस क्वेश्चन में, रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो डेट इक्विटी रेशियो 0.75:1 बोल रहा है, तो आपका डेट आ जाएगा 150 लैक्स का। रिजर्व नहीं है इस क्वेश्चन में। एंड द कंपनी इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन टू 90% कैपेसिटी। वही सेल बढ़ाने की बातें कर रहा है। एट 90% कैपेसिटी सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये करेक्शन है, मतलब ये गलत लिखा है इन्होंने। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज प्रपोर्शनेटली, पर यूनिट विल इंक्रीज प्रपोर्शनेटली नहीं है ये। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज प्रपोर्शनेटली, मेरा पढ़ाया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होता है,
वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, तो ये गलत ही लिखा हुआ था। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10 लाख ड्यू टू एडिशनल दीज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कंपनी एडिशनल 50 लाख रुपए 13% डिबेंचर के इशू करेगी। पहले से 150 लाख का है 12% वाला, और अब 13% वाला और इशू करेंगे। मैनेजमेंट वांट्स टू एनालाइज डीओएल, डीएफएल, डीसीएल एंड ईपीएस। सबसे पहले बोल रहा है एट 75% कैपेसिटी कैलकुलेट ईपीएस, कैलकुलेट डीओएल, कैलकुलेट डीएफएल, कैलकुलेट डीसीएल। और फिर 90% कैपेसिटी पे भी न्यू डीओएल, न्यू डीएफएल, न्यू डीसीएल और न्यू ईपीएस। तो हम तो एक ही टेबल में कर देंगे दोनों। एंड एडवाइज एज टू वेदर द कंपनी प्रोसीड विद द कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड डेट इशू। तो वही बोल देना, अगर ईपीएस बढ़ रहा है या लिवरेज कम हो रहा है तो हम लोग को वो प्लान लगाना चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं करा दे रहा हूं ये। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, दो सिचुएशन हो गई, इस बार हम ऐसे लिख देते हैं 75% और 90%। तो सबसे पहले सेल गिवन है 750 लैक्स, तो इसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो तो 900 लैक्स हो जाएगा। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 450 लैक्स है, तो इसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो तो ये 540 लैक्स हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन 300 और 900 माइनस 540 इज 360। माइनस करोगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो अभी तो 120 लाख है, 10 लाख बढ़ाना है तो 130 लाख हो जाएगा। ईबीआईटी 180 और इसमें 230 हो जाएगा। और माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमने डेट निकाल लिया था 150 लाख का 12%, तो 150 लाख का 12% कितना होता है 18 लाख। तो यहाँ पर 18 लाख तो लगेगा ही, और 50 लाख का 13% और लगेगा, तो यानी 24.5 लगेगा। तो वही ईबीटी आ गया 162,205.5, और माइनस कर दोगे टैक्स 30%, है ना। इसमें नो रिजर्व माना है हमने कि रिजर्व नहीं है, इसीलिए इक्विटी 200 लाख ही माननी है। तो 162 का 70% 113.4 आ जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, यानी 20 लाख शेयर, तो आपका ईपीएस भी आ जाएगा। तो 113.4 डिवाइड बाय 20 5.67 आ रहा है, और इधर 205.5 इंटू 0.7 143.85 आ रहा है, और नंबर ऑफ शेयर वही 20 लाख ही है, डिवाइड बाय 20 7.19 आ रहा है। तो आपको ये नया प्लान लेना चाहिए। दिखने में बड़ा दिख रहा है, बाकी छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ही तो था। और डीओएल, डीएफएल, डीसीएल वो रेशियोज निकाल ही लेते हो, फिर प्लान 2 लेना चाहिए। अच्छा, लिवरेज से ही 2B भी दिया, 2B लिवरेज से दिया, जो हम लोग अपने बुक में क्वेश्चन 38 में करते हैं। 38 क्वेश्चन कर लेना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 38। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 3A था डेटर्स मैनेजमेंट के ऊपर। डेटर्स मैनेजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया। एक तो बेचारा क्वेश्चन दिया और उसका भी सल्यूशन रॉन्ग कर दिया। दो गलतियां करी इन्होंने अपने सल्यूशन में। एक तो इन्होंने 360 डेज ले लिया, क्वेश्चन में कहीं भी 360 लिखा हुआ नहीं है, तो हम 365 लेते हैं फिर। और दूसरी गलती इन्होंने करी कि जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं ना, वो हम लोग कॉस्ट पे निकालते हैं, और इन्होंने सेल्स से निकाल दिया। तो इसलिए प्लीज आंसर से मैच मत करिएगा, जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वही करेक्ट सोल्यूशन है, रॉन्ग सोल्यूशन दिया हुआ है एमटीपी का। ऑगी लिमिटेड हैज अ करंट क्रेडिट सेल ऑफ 7,20,000. It is considering revising its credit policy.
द प्रपोज टर्म ऑफ क्रेडिट विल बी 2/10 नेट 30। अच्छे से याद है आपको ये टर्म 2/10 नेट 30। 10 दिन में दोगे तो 2% डिस्काउंट, वरना 30 दिन में दोगे तो नो डिस्काउंट। अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ नेट 30, अभी हम डिस्काउंट देते ही नहीं थे, अब हम देने की सोच रहे हैं। एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, सेल्स हमारी बढ़ जाएगी 20,000 से। तो जो सेल अभी 720 हो रही थी वो 740 हो जाएगी। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड विल रिड्यूस फ्रॉम 30 डेज टू 20 डेज। अभी 30 दिन चल रहा था, अब 20 दिन हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट 50% ऑफ कस्टमर्स विल टेक द डिस्काउंट। तो मेरा पढ़ाया हुआ है कि डिस्काउंट का जो परसेंट लगता है वो सिर्फ उसी पोर्शन पे लगता है जो हमारे डिस्काउंट को अवेल कर रहे हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पर 50% ही अवेल कर रहे हैं और वो लोग 10 दिन में दे रहे हैं, बाकी सब तो डीले हैं, वो 30 दिन में ही दे रहे हैं, वो डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं। बैड डेट्स हमारा 2% है, वेरिएबल कॉस्ट 70% है, टैक्स रेट 50% है। मैं मान भी लेता कि इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन सही होगा, चलो मान लेते हैं कि सेल से ही करना होगा, पर उन्होंने तो अच्छे से लिखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 10%। उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल नहीं लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स लिखा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट इन डेटर तो कॉस्ट से ही निकलता है। खुद ही लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे करना है और खुद ही सोल्यूशन गलत दे रहे हैं। इसको स्टूडेंट्स आप लोग नेट प्रॉफिट अप्रोच से कर सकते हो। इंक्रीमेंटल लगाना कंपलसरी नहीं होता है ना, आप इसे नेट प्रॉफिट अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट और प्रपोजल आ जाएगा। तो अभी हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन नहीं बता दिया है, निकालना ही नहीं पड़ रहा, 30 डेज है, और प्रपोजल है कि इसको 20 डेज कर देंगे, वरना हम लोग निकालना भी जानते हैं कलेक्शन पीरियड। अच्छा, सेल्स हमारी स्टूडेंट प्रेजेंट में 7,20,000 है, पर प्रपोजल में ये 7,40,000 हो जाएगा। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 70%, तो 7,20,000 का 70% कर लेना, तो ये आएगा 5,04,000। और इधर 740 का 70% करिए, तो 5,18,000 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने दिया नहीं, अच्छा ही अपने लिए, जितना कम इंफॉर्मेशन दो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो बैड डेट्स जो है ना वो 2% है, तो 14,400 हो जाएगा और 14,800 हो जाएगा। और कैश डिस्काउंट अभी तो नहीं देते थे, पर प्रपोजल में देना चाहते हैं हम लोग। तो 7,40,000 का 50% कस्टमरी डिस्काउंट अवेल करेगा और उसका भी 2% ही लगेगा, तो 370 का 2% कर देते हैं हम लोग, तो ये आ रहा है आपका 7,400। और लास्ट में फिर इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो 5,04,000 और इंटू 10% और इंटू 30/365 होना चाहिए, है ना। ये कोई एमसीक्यू क्वेश्चन तो है नहीं कि जिससे मैच हो वो लेना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, करेक्ट सोल्यूशन करेंगे। तो इंटू 10% इंटू 30 डिवाइड बाय 365, तो ये आ रहा है 4142। चेक कर लीजिए एक बार, ये आ रहा है क्या। और नेक्स्ट में आएगा 5,18,000 इंटू 10% इंटू 20/365। वो क्या हुआ ना, वो गलत इसलिए किया है इन्होंने कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया, इस क्वेश्चन को वेटेज दिया 8 नंबर, तो हार्ड कैसे दिखाए क्वेश्चन को, है ना, कैसे दिखाए कि 8 नंबर का है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन ही रॉन्ग कर दिया। 2838 आएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 197,458 और 196,962, और गलती से इजी क्वेश्चन बना बैठे और सोल्यूशन रॉन्ग कर दिया कि 8 नंबर नहीं है किसी के। तो कोई बात नहीं, अपन को सिर्फ सीखना है इन पेपर से, है ना, अपने को अपनी लर्निंग को चेंज नहीं करना है कि अच्छा अब नई चीज़ सीखो, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि कोई नया चीज़ सीखो, है ना। बस हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो एग्जाम में मान लो बाय चांस आता है
तो अपने को लगेगा हाँ किया हुआ है, फटाफट कर लेंगे। बस उसी ऑब्जेक्टिव से कराया जा रहा है। बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा पेपर में कि जो नहीं कराया और वो आ गया हो। एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड कि प्रैक्टिकल में कोई टॉपिक छोड़ने की कोशिश मत करो, है ना। कि ऐसा नहीं कि मैं ये कैश मैनेजमेंट छोड़ दूंगा या मैं कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ दूंगा, है ना। पता नहीं है एग्जाम में क्या आएगा। रेशियो छोड़ना नहीं है, रेशियो इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप देख रहे हो हर बार आता ही है। कैपिटल बजटिंग है तो केस सिनेरियो बना बना के डाल रहे हैं। अगेन यही बोलूँगा, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, जितना हो सके उतना करिए। कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 100% ही कवर किया जाए। 80-90% भी कवर हो पा रहा है आपसे तो वो भी सफिशेंट माना जाता है। ऑब्वियसली रैंक की सोच रहे हो तो 100% जाना ही पड़ेगा, पर अगर सिर्फ सोच रहे हैं कि एग्जामेशन आ जाए तो भी 80-90% भी सफिशेंट होता है। पर एफएम के साथ एसएम करना ज़रूरी है। मैं फिर वार्निंग दे रहा हूँ, एसएम भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पेपर जो है स्टूडेंट्स एफएम का कंप्लीट हो गया है ना। आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी मेरे साथ सॉल्व करते करते। जो रॉन्ग थे वो मैंने बता दिए, जो सिमिलर क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं करवाए। टाइम वेस्ट होता है अभी करवाने से, तो इसलिए वो नहीं करवाए। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ऑलरेडी उन क्वेश्चंस पे स्टार मार्क लगा रखा है मैंने, वही आया है एमटीपी में। तो कीप योर पेस ऑफ प्रिपरेशन, है ना, उस पेस को मेंटेन करिए। जितने घंटे पढ़ रहे हो उसमें आधा एक घंटा और बढ़ाने की कोशिश करो। अब टाइम अप्रोच हो रहा है। आपके जो अपने पेपर्स है फर्स्ट ग्रुप के, पहले उस पर भी फोकस करिए, है ना। क्योंकि अब क्या प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी आपके साथ कि पढ़ा हुआ तो सब है, पर जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे ना आप भूलते जाओगे पीछे का। तो वो 1 डे जो होता है हमारा गैप का, वो बहुत क्रूशल डे होता है। उसमें आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे उतना अच्छा पेपर आपका होगा। ठीक है, तो मैं आपके टच में रहूँगा। स्टिल आप लोग आज पढ़िए और स्टूडेंट्स कल